नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, आज की टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। एएमसीए को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। एएमसीए के लिए अब अंतिम मंजूरी प्रक्रिया चल रही है और ये परियोजना स्पेशल पर्पस व्हीकल मॉडल का ही अनुपालन करेगी। इसमें डीआरडीओ, एचएएल और निजी क्षेत्र की कंपनियों के बीच एक एसपीवी का गठन किया जाएगा। जीटीआरई अब कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन सिस्टम के लिए सब सिस्टम्स और कंपोनेंट्स की खरीद करेगा। कुल मिलाकर 260 अलग अलग कंपोनेंट्स खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के लिए 463 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन के लिए एविल के साथ 1752 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 463 स्वदेशी निर्मित 12.7 mm स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन्स, इनका निर्माण और आपूर्ति एडवांस वेपन्स इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर के द्वारा की जाएगी। इसमें 85% स्वदेशी सामग्री होगी। आपको बता दें कि इस स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन से रात और दिन दोनों समय में जहाजों के लिए खतरा पैदा करने वाले छोटे लक्ष्यों पर सटीकता से हमला किया जा सकता है। आईटीसीएम निर्भय क्रूज मिसाइल, एयर डिफेंस टैक्टिकल फायर कंट्रोल रडार और प्रचंड एंटी टैंक माइन को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा मंजूरी मिल सकती है। सऊदी एयरफोर्स ने चीनी विंगलुंग 10B रिकॉन स्ट्राइक ड्रोन का चयन किया। इसका इस्तेमाल चाइना की एयरफोर्स भी करती है। ईस्टर्न कमांड के तत्वाधान में आर्मी एयर डिफेंस ने फायरिंग के दौरान स्वार्म ड्रोन के तेज और सटीक एंगेजमेंट अभ्यास को सफलतापूर्वक प्रदर्शित किया। इस दौरान कई युद्ध अभ्यास किए गए, जिसमें कि अत्याधुनिक स्वार्म ड्रोन्स को इंटीग्रेट किया गया। रक्षा मंत्रालय ने 2259 करोड़ रुपए का एक कॉन्ट्रैक्ट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ साइन किया है, जो कि 11 शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम के लिए, जिन्हें कि भारतीय नौसेना के वॉरशिप्स में लगाया जाएगा। कल्याणी स्टील लिमिटेड 26,000 करोड़ रुपए की लागत से टाइटेनियम मेटल और एरोस्पेस कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाएगी ओडिशा में। भारत के सबसे बड़े शिपयार्ड मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने कहा है कि वे अपने यहाँ 11 वॉरशिप्स और 10 सबमरीन्स को वर्तमान समय में तैयार कर सकते हैं। कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले की 5वीं बरसी पर सीआरपीएफ के 40 से अधिक भारतीय बहादुरों के बलिदान को हम दिल से सलामी देते हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर आप सब जानते हैं कि चाइना का जो जासूसी पोत है वो मालदीव पहुंचने वाला है। ऐसे में दोस्तों, अब भारत ने भी अपनी ऐसी तैयारियां शुरू कर दी हैं जो कि चाइना के अनुसंधान पोत को नुकसान पहुंचा सकती है। अभी हाल ही में आप सब जानते हैं कि आईएनएस करंज पनडुब्बी को कोलंबो बंदरगाह पर तैनात किया गया है। हालांकि कहा यह गया है कि भारत की ये जो पनडुब्बी है वो ईंधन भरने और दोबारा से स्टॉक करने के उद्देश्य से यहाँ पर पहुंची है। लेकिन दोस्तों, अब जो मतलब सामने आ रहा है इसका, वो साफ तौर पर यह है कि ये चाइना के जियांगयांग होंग 3 की गतिविधियों की निगरानी करेगी। और दोस्तों, ये जो पनडुब्बी है भारत की, वो चाइना के इस जहाज की गतिविधियों को न केवल बाधित करेगी, बल्कि उसे जो डेटा लेना है यहाँ का और किस जगह का डेटा लेना है उसके बारे में भी ये हमें बता देगी। ऐसे में भारतीय पनडुब्बी कई तरीके से चाइना के इस अनुसंधान पोत को नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि चाइना का ये जासूसी जहाज पानी या समुद्र तल में कोई भौतिक नमूने एकत्रित करता है, तो पास में जो पनडुब्बी होगी वो यहाँ पर वाटर करंट को डिस्टर्ब कर सकती है, यानी कि पानी की धाराओं को बाधित कर सकती है, जिससे कि नमूने लेने में चाइना के इस जहाज को दिक्कतें आएगी। इसके अलावा यदि ये जहाज सोनार या पानी के नीचे माइक्रोफोन जैसी ध्वनिक तरंगों का उपयोग करता है, तो पनडुब्बी की उपस्थिति और गतिविधियां यहाँ पर शोर उत्पन्न कर सकती है, जो कि चाइना के द्वारा जो डेटा संग्रह करना है उसमें परेशानी खड़ी कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये जो चाइना का रिसर्च वेसल है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेंसर्स का इस्तेमाल करता है, ऐसे में पनडुब्बी इस चुंबकीय क्षेत्र को बाधित कर सकती है। कई मामलों में पनडुब्बी की उपस्थिति चाइना को यहाँ पर डेटा लेने से रोक सकती है। दरअसल दोस्तों, एक पनडुब्बी भी एक अनुसंधान जहाज यानी कि जो रिसर्च वेसल है उसी की जैसे होती है, और जितनी गहराई से ये ऑपरेट होती है उतनी ही अधिक गड़बड़ी की जो संभावना है वो हमेशा बनी रहती है। ऐसे में ये पनडुब्बियां यहाँ पर जानबूझकर हस्तक्षेप और आकस्मिक व्यवधान पैदा कर सकती है। पनडुब्बियां आमतौर पर किसी भी नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए अनुसंधान जहाजों के आसपास सावधानी के साथ काम करती हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। बात साफ है कि भारत चाइना के इस पोत की निगरानी करने वाला है, और ये भी नहीं दोस्तों, यहाँ पर भारत ये भी देखेगा कि चाइना किस क्षेत्र में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, क्योंकि समुद्र तल की जो मैपिंग कर रहा है उसके लिए वो कौन सा रास्ता ढूंढने वाला है। ऐसे में ये पनडुब्बियां उसका पता लगा सकती है। तो आपने जाना दोस्तों, भारत की स्ट्रैटेजी यहाँ पर कितनी मजबूत है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हैदराबाद आधारित एक्स मशीन्स, जो कि भारत की रोबोटिक्स और एआई में अग्रणी है, उनके द्वारा जो X100 अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल्स प्लेटफॉर्म्स हैं उनका एक्सपोर्ट किया जा रहा है। और इस कंपनी के द्वारा डिजाइन किया गया ये जो UGV है वो स्पेन पहुंच चुका है, यानी कि कंपनी का विस्तार यूरोप में हो रहा है। X100 UGV है वो एक मजबूत स्टेनलेस स्टील से बना है,
जो कि चुनौतीपूर्ण इलाकों से निपटने में सक्षम है। इसके 4 अलग अलग पहिए हैं जो लग ट्रैक टायरों और शक्तिशाली मोटर से लैस है। ये उबड़ खाबड़ सिनेरियोज को पार करने के लिए पर्याप्त टॉर्क प्रदान करते हैं। इसके अलावा इसमें लाइडार्स और जीपीएस जैसे सेंसर्स का सेट लगा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में एक खबर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि भारतीय सेना ने हाल ही में पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के उन्नत संस्करण का परीक्षण किया। ये विकास और ये जो डेवलपमेंट है वो नामिस टैंक डिस्ट्रॉयर के सफल प्रदर्शन के साथ आता है, जो कि स्वदेशी एंटी टैंक हथियार है। हालांकि इसकी स्पेसिफिकेशन और इसके रेंज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन एडवांस नाग एटीजीएम 3rd जनरेशन से संबंधित है, जो कि संभावित रूप से पहले की तुलना में अधिक सटीक, घातकता और प्रतिरोध में काफी फायदा देगी। इसकी फायर और फॉरगेट क्षमता और टेंडम वॉरहेड डिजाइन टॉप अटैक एंगेजमेंट को इंश्योर करता है, खासकर कि आर्मर टारगेट्स के खिलाफ। बता दें कि स्वदेशी रूप से विकसित ट्रैक किए गए इस बख्तरबंद वाहन में क्रूलेस यानी कि चालक दल रहित टरट है, जो कि 6 नाग मिसाइलों को लॉन्च करने में सक्षम है। और ये हमारी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री यूनिट की जो टैंक रोधी मारक क्षमता है उसे महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। इन सफल परीक्षणों के साथ भारतीय सेना एडवांस नाग मिसाइलों और नामिस को अपने लिस्ट में शामिल करने के करीब पहुंच चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में खबर आई है कि अडानी एल्बिट सिस्टम इंडिया लिमिटेड, जिसने इजराइल को हर्मिस 900 की डिलीवरी की है, इनका इस्तेमाल इजराइल हमास संघर्ष में किया जा रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि ये जो भारत निर्मित ड्रोन है यानी कि हर्मिस 900, ये मिसाइलों को ले जाने और दागने में सक्षम है और इन्हें हाल ही की झड़पों के दौरान फिलिस्तीन क्षेत्र में तैनात किया गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ना तो इजराइल और ना ही भारत सरकार ने इस संघर्ष में अडानी एल्बिट एडवांस सिस्टम इंडिया लिमिटेड के द्वारा बनाए गए ड्रोनों की तैनातगी की पुष्टि की है। ये जानकारी हालांकि एक किसी दूसरे स्रोत से मिली है, हम इसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं और ये भी अभी श्योर नहीं हो पाया है कि गाजा में हर्मिस 900 की तैनातगी हुई है या नहीं, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स इस पर सवाल उठा रही हैं और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारत को ऐसे ड्रोन नहीं भेजने चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये ड्रोन इजराइल निर्मित है और भारत सरकार ऐसे निर्यात पर प्रतिबंध लगा भी नहीं सकती है, जहां ड्रोन के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भारतीय कंपनी के पास नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना जल्द ही अपने लड़ाकू विमानों को स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे यानी कि आईएसए फायर कंट्रोल रडार से लैस कर रही है। डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा विकसित उत्तम आईएसए फायर कंट्रोल रडार ने अपने प्री प्रोडक्शन उड़ान परीक्षणों को पूरा कर लिया है, जिसे इस साल के अंत में उत्पादन के लिए मंजूरी मिल जाएगी। उत्तम आईएसए फायर कंट्रोल रडार का कठोर परीक्षण किया गया है, जिसमें कि एयर टू एयर कॉम्बैट, हवा से जमीन पर ऑपरेशन और मौसम और इलाके से बचाव सहित अलग अलग उड़ान मोड में इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। उत्तम आईएसए फायर कंट्रोल रडार भारत के नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसे तेजस मार्क 2 प्रोटोटाइप में भी इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे कि उनकी लड़ाकू क्षमताओं में वृद्धि होगी। इसके अलावा सुखोई 30 MKI अपग्रेड प्रोग्राम पर उड़ान परीक्षणों के लिए रडार का एक उन्नत संस्करण भी विकसित किया जा रहा है। और दोस्तों, उत्तम आईएसए फायर कंट्रोल रडार के लिए प्रोडक्शन क्लियरेंस यानी कि उत्पादन मंजूरी भारत के रक्षा टेक्नोलॉजी विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी साबित होगा। उन्नत फाइटर जेट्स को इस स्वदेशी रडार से लैस करने से न केवल भारतीय वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमताओं में वृद्धि होगी, बल्कि अत्याधुनिक डिफेंस टेक्नोलॉजी में भारत की शक्ति का प्रमाण भी मिलेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत का अर्जुन मार्क 1A टैंक, जिस पर जर्मनी के द्वारा बनाए गए इंजन का इस्तेमाल किया जाना था, वो अब अधर में लटक गया है, जो कि इन टैंक्स की डिलीवरी को प्रभावित कर सकता है। दरअसल जर्मनी ने कहा है कि MTU 838 का जो प्रोडक्शन है उन्होंने बंद कर दिया है और इसे दोबारा से रिस्टार्ट करने में करीबन 4 सालों का वक्त लगेगा। आपको बता दें कि इन्हीं इंजनों का इस्तेमाल अर्जुन मार्क 1A टैंकों में किया जाना है। जर्मनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो उनकी सप्लाई चेन है वो नए इंजन वेरिएंट की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब वे नए इंजन को विकसित कर रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि जर्मनी यूज्ड मार्केट से इन इंजनों को ले सकता है, जो कि इंजन शॉर्टेज की कमी को पूरा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, भारत के पास इतना वक्त है नहीं और भारत एक तरफ आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत काम को आगे बढ़ा रहा है। तो ऐसे में भारत ने भी यहाँ पर एक जबरदस्त, जिसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन निकाल के रखा है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि जर्मनी का ये धोखा पनडुब्बियों के साथ भी हमारे साथ ही किया गया है। इसके अलावा जो हमारा जोरावर लाइट टैंक है उसके लिए भी जर्मनी ने टैंकों की आपूर्ति के लिए इस तरीके की बातें कही, जिसकी वजह से भारत को अमेरिकी कॉमिन्स इंजन को चुनना पड़ा। लेकिन अब यहाँ पर डीआरडीओ के द्वारा जो बनाया गया डाल्टन 1500 हॉर्स पावर का इंजन है,
जिसे कि फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक के लिए बनाया जा रहा है, उसे ही अर्जुन मार्क 1A टैंक के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे में आप ये जानिए दोस्तों कि अगर हमारी डिपेंडेंसी ऐसे ही बनी रहती है अन्य देशों पर, तो शायद भविष्य में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। यानी कि जो डिसीजन लिए गए हैं सरकार के द्वारा, खास करके देश में निर्माण को लेकर या विनिर्माण को लेकर, वो यहाँ पर अब फायदा दे रहे हैं। सबके चेहरे एक एक करके खुल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि तेजस मार्क 2 का जो रोल आउट है वो 2024 में होगा और इस फाइटर जेट के जो फ्लाइट टेस्टिंग है वो 2027 तक पूरी हो जाएगी। मतलब साफ है कि इनका सीरियल प्रोडक्शन 2027 से शुरू हो जाएगा। इसके अलावा पहला तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को अगले महीने मिल सकता है। इसके अलावा जो 4 और एयरक्राफ्ट हैं वो 2024 अगस्त में मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, कहा जा रहा है कि अगले साल इसका प्रोडक्शन यानी कि तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स का और धीमा हो सकता है, क्योंकि F404 इंजन की जो डिलीवरी है वो अमेरिका की तरफ से लेट हो रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। AK-203 राइफल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है और आप सब जानते हैं कि AK-203 जो राइफलें हैं उन्हें भारत में बनाया जाना है, लेकिन अब यहां पर यह लग रहा है कि इस राइफल को लेकर कई चुनौतियां सामने आ रही है। खास करके इसकी जो कीमत है वो काफी ज्यादा हो रही है। इसके अलावा रॉयल्टी पेमेंट और 100% स्वदेशी कंटेंट का इसमें होना और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का होना, ये भी यहाँ पर मुख्य रूप से बाधाएं बन रही हैं, जो कि AK-203 के उत्पादन को ठंडे बस्ते में डाल रही हैं। दरअसल दोस्तों, वर्तमान की जो कीमत है AK-203 राइफल की, उस कीमत पर भारत 3 विदेशी निर्मित जो राइफलें हैं उन्हें खरीद सकता है। यानी कि एक घरेलू AK-203 राइफल पर 3 फॉरेन मेड जो राइफलें हैं वो आ सकती है। और ये जो कीमत संबंधी चुनौती है ये एक बड़ी चुनौती बन रही है, जो कि इस प्रोजेक्ट पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना पहले ही डसॉल्ट एविएशन से अनुरोध कर चुकी है कि 110 किलोमीटर वाली अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है उसे राफेल फाइटर जेट में लगाने को लेकर, और अब इंडियन एयरफोर्स अस्त्र मार्क 1A मिसाइल को मिराज 2000 पर लगाने का विचार कर रही है। दरअसल दोस्तों, जो 80 किलोमीटर रेंज वाली माइका मिसाइल है वो अब धीरे धीरे पुरानी होती जा रही है, खास करके एडवांस मिसाइल के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है कि इस रीजन में चाइना और पाकिस्तान के पास काफी एडवांस मिसाइलें आ चुकी है। वहीं दोस्तों, डसॉल्ट एविएशन पहले ही इस बात के लिए मना कर चुका है कि जो मैच्योर मिसाइल है उसे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पर वो नहीं लगाएगा, और माइका नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है वो लिमिटेड रहेगी राफेल एयरक्राफ्ट के लिए, जो कि मिराज 2000 के लिए एक बड़ा गैप पैदा कर रही है। ऐसे में अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल है उसे अगर मिराज 2000 फाइटर जेट में लगाया जाता है तो निसंदेह रूप से इस फाइटर जेट की क्षमताएं काफी बढ़ जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहां एक तरफ दोस्तों भारत 31 सी गार्डियन और स्काई गार्डियन जो आर्म ड्रोन्स हैं उनकी डील को अमेरिका के साथ पक्का करने जा रहा है। ऐसे में इन ड्रोन्स को लेकर काफी सारी चिंताएं भी सामने आई हैं, जैसे कि हॉस्टाइल वातावरण में इनकी कई कमियां हैं और भारतीय वायुसेना भी इस बात को जानती है। ऐसे में भारतीय वायुसेना ने HAL और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के पास एक प्रपोजल भेजा है ताकि स्वदेशी जेट पावर स्टेल्थी UAV को तैयार किया जा सके कैट्स प्रोग्राम के अंतर्गत। बता दें कि ये जो UAV है वो 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले STFE-25 इंजन से पावर्ड होंगे और इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 8 टन का होगा, और ये अपने पेलोड में प्रिसीजन गाइडेड वेपन्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल, लॉजिस्टिक म्यूनिशंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को ले जा सकते हैं। तो ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के समझ में कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।